गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम थर्ड चैप्टर चुनावी राजनीति कर रहे हैं। इसका जो बेटा परिचय था, इंट्रोडक्शन था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट टॉपिक में हमने हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एक पार्टी का गठन किया जाता है और उस पार्टी के जो हेड हैं वो मतलब किस तरह से अलग अलग रैलियाँ करके मतलब जो है जीतते हैं। ठीक है, लोगों के सामने घोषणा करते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वो पार्टी हार भी जाती है अगले इलेक्शन में। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है चुनाव की ज़रूरत क्यों है, कि भाई चुनाव की ज़रूरत होती क्यों है। ठीक है, किस लिए चुनाव की ज़रूरत पड़ती है किसी भी देश को। तो इसके लिए हमारा जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। मतलब जो भी लोकतंत्र देश होगा ना, वहाँ पर चुनाव नियमित अंतराल पे जरूर होंगे। मतलब 4 साल में वो अलग अलग देशों का अलग अलग रूल होता है भाई। ठीक है, जैसे हमारे देश में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। मतलब जो भी जनप्रतिनिधि मतलब जो जनता का जो प्रतिनिधि है, जो नेता होते हैं, उनको चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहाँ भी चुनाव होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ जो डेमोक्रेटिक नहीं है, मतलब जो लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। मतलब जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, वैसे तो लोगों की सरकार है लेकिन चुनाव नहीं होते, तो वहाँ पर कैसे होगा। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, न ही यह संभव है। देखो भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या, अब सभी लोग हर रोज़ थोड़ा इकट्ठा होंगे किसी भी मामले के लिए, किसी भी बात के लिए। ठीक है, इतनी जनसंख्या को इकट्ठा करना आसान बात तो नहीं है ना। तो इसलिए ये संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय हो और ज्ञान हो। सभी के पास नॉलेज भी नहीं हो सकती इतनी। ठीक है, दूसरा समय भी नहीं हो सकता। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना एक नेता चुन लेते हैं और वो सभी नेता इकट्ठा होकर फिर देश के लिए जो भी कानून होता है, जो भी फैसले, जो भी मतलब जो भी नियम होते हैं, जो भी काम करना होता है, वो सारे इकट्ठा होकर करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें। मतलब बिना इलेक्शन के क्या लोगों को चुना जा सकता है? नेताओं का चुनाव जो है बिना इलेक्शन के हो सकता है? तो इसके बारे में देखते हैं। जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज़्यादातर अनुभव का ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर भी ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, मतलब कहते हैं कि अगर लोग खुद ही डिस्कस कर लें कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनको अनुभव ज़्यादा, एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको क्या कर लेते हैं, उनको नेता बना देते हैं बिना इलेक्शन के। ठीक है, तो फिर उस जगह भी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? अब चलो भी मान लिया, लोगों ने अपनी सहमति से क्या कर लिया कि नेता चुन लिया बिना वोट के। ठीक है, लेकिन क्या हम उसे लोकतंत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है कि अपने मतलब एक सही तरीके से नेता को चुनना। ठीक है, अपने लिए। हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हो सकता है वो जो लोगों ने सहमति से नेता बनाया हो, कईयों को पसंद ना हो, बेचारों ने मजबूर हो के हाँ भर दी हो। ठीक है, ऐसे हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? और फिर हम ये भी नहीं सोच सकते, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमने प्रतिनिधि चुना है वो हमारे हिसाब से काम करेगा? ठीक है, ये भी तो हम तय नहीं कर सकते। हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें? ठीक है, इसलिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। मतलब देखो, वैसे तो 5 साल के बाद होता है, देखो सरकार चेंज हो जाती है। अगर वही नेता, वही पार्टी लोगों को अच्छी लगती है तो वो उसी को ही वोट देते हैं। अगर वो पार्टी अच्छी नहीं लग रही लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, तो वो उसको वोट नहीं देते, फिर दूसरी पार्टी को जिता देते हैं। ठीक है, इस
व्यवस्था का नाम चुनाव है। तो इस व्यवस्था का नाम क्या है? चुनाव। तो चुनाव क्या है? चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, ठीक है, और सरकार को बदला भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। तो बहुत ज़रूरी है चुनाव। अब चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। अब जो वोट डालने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कई तरह से चुनाव करते हैं। पहला, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। देखो, हम जो चुनाव करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने कानून बनाने के लिए, ठीक है। हमारे लिए कुछ कानून होने चाहिए, नियम होने चाहिए हमारे लिए, तो उसको बनाने वाला जो होगा उसके चुनाव के लिए हम चुनाव करते हैं। पहला पॉइंट क्या रहेगा? अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने या बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, कि जो सरकार बनानी है उसका चुनाव करना, उस व्यक्ति का चुनाव करना, या फिर जो बड़े बड़े फैसले लेने हैं देश के हित में, देश के जिससे देश आगे बढ़े, तरक्की करे, उसके लिए चुनाव करवा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट होगा ये है, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। मतलब वे उस सरकार, मतलब जो सरकार बनेगी या जो उसके द्वारा जो नियम कानून बनाएंगे, उसको जो दिशा निर्देश देना, उसको किस तरह से चलाना है, तो वो उस पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। जैसे आज बीजेपी की जो पार्टी है वो पूरे देश में छाई हुई है, ठीक है, कि सेंटर में भी उसकी सरकार है और नीचे भी उसकी सरकार है। मतलब जो हमारे देश की बात की, मतलब जो राज्य सरकार की बात की जाए तो भी ज़्यादातर राज्यों में उन्हीं की सरकार है। तो ये क्या करती है? पूरी पार्टी के लिए जो दिशा निर्देश हमने क्या किया है? चुनाव किया है ना। अब मोदी जी हैं या जो भी बीजेपी के नेता हैं, उनको जो दिशा निर्देश मिलते हैं वो पूरी पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और उस पार्टी का चुनाव किसने किया है? हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, चुनाव की ज़रूरत क्यों है। तो अब आप समझ गए होगे ना चुनाव क्यों ज़रूरत होते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट वो रहेंगे जिसकी वजह से हम चुनाव करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं, कि हम चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे मानेंगे कि वो भाई सही है या नहीं। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। मतलब जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, कोई एक ही व्यक्ति वहाँ पर शासन करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पर चुनाव जरूर करवाता है। 100 चुनाव, ये 100 वो नहीं 100 वाला, ये वैसे है कि इसलिए, ठीक है। 100 चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए क्या हमारे लिए क्या पैमाने हैं। अब चुनाव तो हो गए, लेकिन हमें चेक करना है कि भाई ये लोकतांत्रिक हुए हैं या नहीं, सही ढंग से हुए या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे गए सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया बेटा कि लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं। पहली शर्त, पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल मिले। मतलब अगर किसी ने, एक आदमी ने वोट डाला तो उसका वोट एक ही काउंट होगा, ना तो आधा होगा ना डबल होगा, ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट वाला सिस्टम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा? पहला पॉइंट रहेगा कि हर किसी को मताधिकार हो। पहला पॉइंट ऐसे बनाओ, हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के वोट का समान मूल्य हो। एक तो पॉइंट ये बनेगा। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। मतलब लोगों के सामने क्या होने चाहिए? चुनाव में विकल्प होने चाहिए। अब मान लो एक ही पार्टी है जो इलेक्शन में खड़ी होगी, उसके विपक्ष में कोई नहीं, तो हम तो चुनाव विकल्प ही नहीं है ना हमारे पास, हमें तो मजबूर होकर उसको चुनना पड़ेगा। और पार्टी के अंदर भी उम्मीदवार होने चाहिए, ठीक है। पार्टी और उम्मीदवारों का चुनाव में उतारना बहुत ज़रूरी है, उनको आज़ादी होनी चाहिए, वो किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। मतलब ये नहीं कि हर कभी 2 महीने में चुनाव करवा दिए, कभी 10 साल में करवा दिए, नहीं।
चुनाव नियमित अंतराल में होने चाहिए। इसका पॉइंट बनाओ तीसरा, चुनाव नियमित अंतराल में होने चाहिए। नेक्स्ट चौथा जो बनेगा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। लोग जिसे चाहें वास्तव में उसी का चुनाव होना चाहिए, मतलब जिस पार्टी में जिस कैंडिडेट को लोग चाह रहे हैं ना उसी को चुनना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मान लो जीत तो कोई गया, ठीक है, लेकिन एक हारे हुए कैंडिडेट को बड़े पद पे भेजा जा रहा है जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे, तो वो गलत बात होती है। तो मतलब लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा और लास्ट पॉइंट ही रहेगा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। मतलब चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तो ये 5 पॉइंट रहेंगे। पहला पॉइंट क्या रहेगा, देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये लिख लेना बेटा जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चुनाव की न्यूनतम शर्तें, पहली शर्त क्या है, हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के वोट का मूल्य समान हो, वोट का मूल्य समान हो या मत का मूल्य समान हो। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो या चुनाव में विकल्प होना चाहिए। पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो कि कोई भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को उठा सकती है, ठीक है। ये तीसरा क्या रहेगा, नियमित अंतराल पर चुनाव, नियमित अंतराल पर चुनाव, ठीक है, इसको इतना ही लिखेंगे। चौथा पॉइंट रहेगा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, लोगों की इच्छा के अनुसार चुनाव होना चाहिए, ये भी कर सकते हो। पांचवा पॉइंट होगा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए या फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये पॉइंट बनाकर लिख सकते हो बेटा। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन उन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। मतलब देखो, देखने में तो ये आसान लग रहा है कि सारे काम आसान है पाँचों के पाँचों, लेकिन बहुत बड़े बड़े देश ऐसे भी हैं जो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करवा पाते। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के चुनाव, हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं, कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये थे बेटा आज के आपके 2 टॉपिक्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ये है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी है। प्रतिद्वंद्विता का मतलब कंपटीशन, इतनी सारी जो पार्टियाँ हैं, अब देखो यहाँ लिखा गया है ना शर्त, तीसरी जो शर्त थी, जो दूसरी शर्त थी कि विकल्प, अलग अलग पार्टियों का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। तो इन पार्टियों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।